अस्सलाम स्टूडेंट्स। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। याद रखें हम लोगों ने पिछले सेमेस्टर में हम लोगों ने मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज के बारे में पढ़ा है और उसमें हम लोगों ने पढ़ा था मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी में हमने ये कहा था कि किसी भी गैस के बहुत कम मालिक्यूल ऐसे होते हैं जिनकी एनर्जी बहुत कम होती है और बहुत कम मालिक्यूल ऐसे होते हैं जिनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। ज़्यादातर मालिक्यूल की एनर्जी एक एवरेज वैल्यू में होती है, जो वैल्यू ना बड़ी होती है ना छोटी होती है। तो जो बोल्ट्जमैन यहाँ पे जो बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये भी हमें ये बताता है कि मुख्तलिफ एनर्जी लेवल के दरमियान मालिक्यूल किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। सपोज आप लोगों के पास 0 एनर्जी लेवल है, उसमें कितने मालिक्यूल हो सकते हैं, फर्स्ट एनर्जी लेवल में कितने मालिक्यूल हो सकते हैं, सेकंड एनर्जी लेवल में कितने मालिक्यूल हो सकते हैं, थर्ड एनर्जी लेवल में कितने मालिक्यूल हो सकते हैं। तो मैंने पहले भी आप लोगों को कहा था कि जो हमारे पास ये स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक है, ये डील करती है प्रिडिक्शन के साथ कि हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं, हम पेशगोई करते हैं कि किसी भी एनर्जी लेवल के अंदर कितने मालिक्यूल होंगे। ये हमारे पास एग्जैक्ट कैलकुलेशन, ये प्रोबेबिलिटी होती है। हम लोग कैलकुलेशन से बता सकते हैं कि किसी एनर्जी लेवल में हमारे पास कितने मॉलिक्यूल होते हैं। मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूं इसकी। तो एग्जांपल जैसे मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों से ये कहा था कि सपोज हमारे पास ये मैंने आप लोगों के सामने ये आप लोग सपोज ये समझिए आप लोगों के पास ये आप लोगों के पास 0 एनर्जी लेवल है, ये आप लोगों के पास फर्स्ट एनर्जी लेवल है, ये आप लोगों के पास सेकंड एनर्जी लेवल है, ये थर्ड एनर्जी लेवल है, ये फोर्थ एनर्जी लेवल है, ये फिफ्थ एनर्जी लेवल है। तो मैंने आप लोगों को ये कहा था कि इसकी एनर्जी कम है, इसकी थोड़ी ज़्यादा है। इसमें आप लोगों को जो एग्जांपल दी जा सकती है वो यही दी जा सकती है कि क्योंकि सपोज हमारे पास ये मैस m का कोई पार्टिकल है जिसको हम लोग यहाँ पे रखना चाहते हैं, मैस m के किसी पार्टिकल को अगर हम लोग यहाँ पे रखना चाहते हैं तो यहाँ पे इसकी एनर्जी कम है। आप इसकी एनर्जी, इसके अंदर जो एनर्जी यहाँ रखने से है वो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है जो कि mgh के इक्वल है, क्योंकि हाइट कम है, मैस तो कांस्टेंट है और ग्रेविटेशनल mgh मैस भी इसका कांस्टेंट है। आप लोगों के पास g जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वो भी कांस्टेंट है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और हमारे पास इसका जो मैस भी कांस्टेंट हो गया, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी वो तो वैसे ही कांस्टेंट है। तो सारा कुछ हाइट पे डिपेंड करता है। कम हाइट है तो एनर्जी कम, यहाँ हाइट थोड़ी ज्यादा हुई है तो एनर्जी ज्यादा, हाइट और ज्यादा हुई है एनर्जी और ज्यादा, हाइट और ज्यादा हुई है एनर्जी और ज्यादा, हाइट और ज्यादा हुई हमारे पास एनर्जी और ज्यादा हो गई। तो आप लोग ये समझें कि ये मुख्तलिफ एनर्जी लेवल है। ये सबसे कम एनर्जी वाला लेवल है, उससे ज्यादा वाला, उससे ज्यादा वाला, उससे ज्यादा वाला, उससे ज्यादा वाला, उससे ज्यादा वाला। और याद रखिए किसी एनर्जी लेवल के अंदर जितने स्टेट्स, एनर्जी स्टेट्स हों उसे कहते हैं डीजेनरेसी। अब इस एनर्जी लेवल के अंदर कितने स्टेट है? 2 स्टेट्स। ये 2 फोल्ड डीजेनरेसी। इस एनर्जी लेवल के अंदर कितने स्टेट है? 2। ये 2 फोल्ड डीजेनरेसी, 2 फोल्ड डीजेनरेसी। किसी एनर्जी लेवल के अंदर जितनी एनर्जी स्टेट्स हों उसको डीजेनरेसी बोलते हैं। और ये जो एनर्जी स्टेट्स हैं इनकी तादाद डिफरेंट भी हो सकती है। सपोज अगर मैं इसको ऐसे करूं तो ये आप लोगों के पास 0 एनर्जी लेवल है, ये फर्स्ट एनर्जी लेवल, इसकी एनर्जी कम है, इसकी ज्यादा है। अब मैं आपसे पूछूं कि इस एनर्जी लेवल के अंदर एनर्जी स्टेट कितनी है? 1 2 3 4 5 6 एनर्जी स्टेट है, इसके अंदर भी 6 एनर्जी स्टेट्स हैं। तो जो एनर्जी, किसी भी एनर्जी लेवल के अंदर जितनी एनर्जी स्टेट्स हों उसको हम बोलते हैं डीजेनरेसी। अब मैं पर्टिकुलरली बात करता हूँ बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के मतलब। जो बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है ये हमें ये बताता है कि किसी भी एनर्जी लेवल के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। सपोज ये कम एनर्जी लेवल है तो इसमें कितने मॉलिक्यूल होंगे, इसमें कितने मॉलिक्यूल होंगे। तो याद रखें जो बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है उसके नाम से ज़ाहिर है, ये बताता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स इन डिफरेंट एनर्जी लेवल। उसकी प्रिडिक्शन करता है कि किसी भी एनर्जी लेवल में कितने मॉलिक्यूल हैं, या टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किसी भी सिस्टम के अंदर मुख्तलिफ एनर्जी लेवल में कैसे मौजूद होते हैं। आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि किन बातों पे डिपेंड करता है कि किसी में कितने मॉलिक्यूल होंगे, और आप लोगों से फिर पूछ भी सकता हूँ। तो आप लोग याद रखें 2 फैक्टर्स हैं जिन पे डिपेंड करता है कि किसी एनर्जी लेवल के अंदर कितने मॉलिक्यूल होंगे। पहला फैक्टर है डीजेनरेसी। डीजेनरेसी की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इतने ज्यादा होंगे, डीजेनरेसी की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी। सपोज आप लोगों के पास यहाँ पे सपोज इसमें आप लोगों के पास ये 2 फोल्ड डीजेनरेसी है, यहाँ आप लोगों के पास
दो एनर्जी, इस एनर्जी लेवल के अंदर दो स्टेट्स हैं। फर्ज किया आप लोगों के पास एक दूसरा एनर्जी लेवल है, इसमें आप लोगों के पास, इस एनर्जी लेवल में आप लोगों के पास 3 स्टेट्स हैं, वैसे 2 हैं, फर्ज करें 3, तो आप लोग याद रखें जितनी डीजेनरेसी ज्यादा होगी किसी लेवल में मॉलिक्यूल्स इतने ज्यादा आ सकते हैं। कॉमन सेंस की बात है, क्योंकि स्पेस ज्यादा होगी, डीजेनरेसी मतलब स्पेस ज्यादा है। तो किसी भी जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन एनी एनर्जी लेवल is directly proportional to degeneracy of that energy level। जितनी ज्यादा डीजेनरेसी होगी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी आप लोगों के पास उस एनर्जी लेवल इतनी ज्यादा होगी। और दूसरा डिपेंड करता है एनर्जी पर। याद रखिए हर सिस्टम अपनी एनर्जी कम करना चाहता है, तो कम एनर्जी लेवल के अंदर ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे, ज्यादा एनर्जी लेवल के अंदर यूं यूं एनर्जी बढ़ती जाएगी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है आप लोगों के पास कम होते जाएंगे। दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, डीजेनरेसी पे डिपेंड करता है और दूसरा डिपेंड करता है एनर्जी पे। डीजेनरेसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डीजेनरेसी जितनी ज्यादा होगी किसी एनर्जी लेवल की, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इतने ज्यादा होंगे। और दूसरा आप लोगों के पास डिपेंड करता है एनर्जी पे, एनर्जी जितनी ज्यादा होगी, इसमें कम मॉलिक्यूल होंगे, इसमें ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे, इसमें कम मॉलिक्यूल होंगे, इसमें ज्यादा। एनर्जी ज्यादा होगी उसमें मॉलिक्यूल्स की तादाद आप लोगों के पास क्या होगी, कम। तो ये आप लोगों के पास बोर्ड्स में डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है। ये आप लोगों को क्या बताता है, ये आप लोगों को बताता है कि किसी सिस्टम के अंदर टोटल मॉलिक्यूल्स हैं किसी एनर्जी लेवल के अंदर किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। अब आप लोग ये कहेंगे कि हम लोगों ने तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बारे में देखा हुआ है कि पहले शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, दूसरे में कितने हैं, तीसरे में कितने हैं। तो ये इस बात का क्या मतलब है कि पार्टिकल एनर्जी लेवल में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो ये बहुत ही सादा सी बात है कि आप लोगों के पास सपोज कुछ गैस के मॉलिक्यूल हैं, गैस किसी सिलेंडर में इनक्लोज है, तो क्या तमाम मॉलिक्यूल्स की एनर्जी सेम होगी? कुछ मॉलिक्यूल की एनर्जी कम होगी, कुछ मॉलिक्यूल की एनर्जी ज्यादा होगी, कुछ मॉलिक्यूल की एनर्जी और ज्यादा होगी। तो जो कम एनर्जी वाले मॉलिक्यूल है, ये एनर्जी का एक लेवल है, आपने काउंट करना है कम एनर्जी वाले कितने मॉलिक्यूल हैं, सबसे कम एनर्जी वाले, तो ये होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन लोएस्ट एनर्जी लेवल। उसके बाद उससे थोड़ी सी ज्यादा एनर्जी वाले कितने मॉलिक्यूल हैं, ये होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन फर्स्ट एनर्जी लेवल। पहले ग्राउंड स्टेट पे था सबसे कम एनर्जी, फिर आप लोग यानी किसी भी अगर कोई गैस किसी सिलेंडर के अंदर एनक्लोज हो तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, आप लोग हर एनर्जी वाले मॉलिक्यूल मालूम करेंगे, सबसे कम एनर्जी वाले कितने मॉलिक्यूल हैं, उससे ज्यादा एनर्जी वाले कितने मॉलिक्यूल हैं, उससे ज्यादा एनर्जी वाले कितने मॉलिक्यूल हैं। तो ये आप लोग इस तरह उसको हम आप लोग कहते हैं कि जो गैस के पार्टिकल हैं या गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो मुख्तलिफ एनर्जी लेवल के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। और ये किन बातों पे डिपेंड करता है वो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि दो बातों पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे आप लोगों के पास जो बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, ये करने से पहले आप लोगों के पास कुछ इसके पोस्टुलेट्स हैं। वो ये है, आप लोगों को कुछ कंस्ट्रेंट देना पड़ेगी, कुछ रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करना पड़ेगी। तो ये है कि जो आप लोग ये बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ इसको आप प्रूफ करते हैं, उसमें आप लोग जो पॉइंट है वो ये है कि ईच पार्टिकल इज डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम ईच अदर, कि हर पार्टिकल जो है वो दूसरे से मुख्तलिफ है। ये बड़ी अजीब बात है कि आप कैसे कह सकते हैं कि हर पार्टिकल दूसरे से मुख्तलिफ है। कोई गैस है उसके तमाम मॉलिक्यूल्स तो एक जैसे हैं, तो याद रखें बेशक तमाम मॉलिक्यूल एक जैसे हैं किसी गैस के, लेकिन एनर्जी के हिसाब से डिफरेंट है। सपोज एक मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ पे है, यहाँ पे मॉलिक्यूल तो एक जैसे हैं, आप उनको डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे? डिस्टिंग्विश करने का मतलब ये है कि कुछ मॉलिक्यूल जो इसमें है, कुछ मॉलिक्यूल इसमें है, तो एनर्जी लेवल के हिसाब से तो डिफरेंट एनर्जी है ना मॉलिक्यूल की। लेकिन आप कहेंगे कि अगर ये दो मॉलिक्यूल डीजेनरेट स्टेट में है, इनकी तो एनर्जी भी सेम है, बेशक इनकी एनर्जी सेम है, लेकिन हम लोग ये तो कह सकते हैं ना कि ये जीरो एनर्जी लेवल की पहली स्टेट, जीरो एनर्जी लेवल की दूसरी स्टेट। तो इस सेंस में हम लोग इनको कहते हैं डिस्टिंग्विशेबल। ये बिल्कुल इसी तरह है, सपोज आप लोग किसी क्लास के अंदर मौजूद हैं और क्लास के अंदर आप लोगों के पास 20 डेस्क लगे हुए हैं, अब स्टूडेंट आके बैठना शुरू हो जाते हैं, तो हम लोग अब स्टूडेंट जो हैं सपोज आप लोगों के पास 20 हैं, सपोज सारे स्टूडेंट जो हैं वो एक ही शक्ल के हैं, आप उनको किसी तरह भी डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। सपोज 20 रेप्लिकेट हैं, स्टूडेंट सारे एक तरह के हैं, आप उनको किसी तरह भी डिस्टिंग्विश जो हैं, सॉरी, सपोज आप उन मालिकों को किसी तरीके से भी डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। आप लोगों को मैं कह रहा हूँ सपोज 20 स्टूडेंट हैं, सारों की शक्ल एक जैसी है,
वो एक रूम में एंटर होते हैं, रूम में डिफरेंट डेस्क पड़े हैं, तो आप एक जैसी शक्ल के आइडेंटिकल स्टूडेंट्स को कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? आप लोग इस तरह कहेंगे, आप लोग कहेंगे पहले स्टूडेंट पे पहली सीट पे जो बैठा है वो और स्टूडेंट है पहले डेस्क पे पहली सीट पे, पहले डेस्क की दूसरी सीट पे जो बैठा है वो और है, पहले डेस्क की तीसरी सीट पे जो बैठा है वो और है, दूसरे डेस्क की पहली सीट पे जो बैठा है वो और है, दूसरे डेस्क की दूसरी सीट पे जो बैठा है वो और है। इस सेंस में हम कहते हैं कि आइडेंटिकल पार्टिकल विच आर डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम ईच अदर। इस सेंस में मैंने ये बात की है कि पार्टिकल आइडेंटिकल हैं और वो डिस्टिंग्विशेबल हैं एक दूसरे से। इसी तरह मैंने ये कहा है कि आप लोगों के पास सपोज मॉलिक्यूल्स हैं, किसी भी सिस्टम के अंदर सपोज आप लोगों के पास मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, तो मॉलिक्यूल तो सारे एक जैसे हैं, तो फिर उनको डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे? डिस्टिंग्विश एनर्जी के हिसाब से, कुछ कम एनर्जी वाले मॉलिक्यूल हैं, कुछ ज्यादा वाले हैं, कुछ और ज्यादा वाले हैं। हम कहेंगे ये कम एनर्जी वाला मॉलिक्यूल है, ये ज्यादा एनर्जी वाला, ये उससे ज्यादा वाला। लेकिन फिर मैंने ये कहा है कि अगर किसी में एनर्जी एक जैसी हो, सपोज ये सेम एनर्जी लेवल, इसमें दो स्टेट्स हैं, हम लोग ये कहेंगे कि ये ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल में का पहला मॉलिक्यूल है पहली स्टेट में जो है, और जो दूसरी स्टेट में ये आप लोगों के पास ग्राउंड स्टेट में दूसरा मॉलिक्यूल है। तो इसका मतलब है ईच पार्टिकल इज डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम ईच अदर। पार्टिकल डू नॉट अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर, क्योंकि ये गैस के मॉलिक्यूल्स की हमने बात की है। वैसे तो पार्टिकल अट्रैक्ट भी करते हैं, रिपेल भी करते हैं, लेकिन ये बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन में हम ये कहेंगे कि हर पार्टिकल दूसरे से वो डिफरेंट है। हर पार्टिकल का रिपेल करता है, अट्रैक्ट करता है, वो इंडिपेंडेंट है। तीसरा, नो रेस्ट्रिक्शन ऑन असाइनिंग वेरियस एनर्जी लेवल टू द पार्टिकल इज बीइंग इंपोज्ड। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब है किसी भी एनर्जी लेवल के अंदर कितनी भी मॉलिक्यूल आ सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि जीरो वाले में कम मॉलिक्यूल आएंगे, उससे ज्यादा वाले में कम मॉलिक्यूल आएंगे या ज्यादा आएंगे। किसी भी एनर्जी लेवल में मॉलिक्यूल्स की कुछ तादाद जो है वो आ सकती है। द पार्टिकल इज लोकलाइज्ड, मीन हर एनर्जी लेवल के अंदर पार्टिकल की खास तादाद जो है वो तादाद जो है वो डिपेंड करती है कुछ फैक्टर्स पे। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई होगी। उसके बाद ये है कि सपोज आप लोगों के पास फर्स्ट एनर्जी लेवल में मॉलिक्यूल N1 है और फर्स्ट एनर्जी लेवल E1 है, सेकेंड एनर्जी लेवल में एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन, ये दोबारा मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। सपोज आप लोगों के पास ये जो एनर्जी लेवल है ये एप्सिलॉन 1 है, इसमें मॉलिक्यूल की तादाद N1 है। ये आप लोगों के पास जो एनर्जी लेवल है ये एप्सिलॉन 2 है और उसमें मॉलिक्यूल की तादाद N2 है। ये एनर्जी लेवल आप लोगों के पास एप्सिलॉन 3 है और उसमें मॉलिक्यूल की तादाद N3 है। तो ये जो मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, और टोटल एनर्जी अगर हमने करनी हो, टोटल एनर्जी हम लोग कैसे करेंगे? हम लोग इन तमाम मॉलिक्यूल की टोटल एनर्जी अगर हम लोगों ने फाइंड करनी हो तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे तमाम मॉलिक्यूल की? हम इन तमाम मॉलिक्यूल की एनर्जी का सम करेंगे। पहले मॉलिक्यूल की एनर्जी प्लस दूसरे मॉलिक्यूल की एनर्जी प्लस तीसरे मॉलिक्यूल की एनर्जी प्लस चौथे मॉलिक्यूल की एनर्जी। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने होंगे? N1 प्लस N2 प्लस N3, ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे। और टोटल एनर्जी कितनी होगी? E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4। टोटल एनर्जी इस तरह करें। टोटल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम लोग तमाम एनर्जी लेवल का सम करेंगे। टोटल मॉलिक्यूल कैसे करेंगे? तमाम मॉलिक्यूल जो हर एनर्जी लेवल में उनका सम करेंगे। एक और भी तरीका है टोटल एनर्जी करने का, वो ये है कि आप लोग हर मॉलिक्यूल की एनर्जी, पहले मॉलिक्यूल की एनर्जी प्लस दूसरे मॉलिक्यूल की एनर्जी प्लस तीसरे मॉलिक्यूल की एनर्जी। अब इस लेवल में सपोज आप लोगों के पास दो मॉलिक्यूल है, तो इनकी एनर्जी को हम लोग कैसे टोटल करेंगे? हम लोग करेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन एनर्जी लेवल मल्टीप्लाई विद टोटल एनर्जी ऑफ एनर्जी लेवल। सपोज इसकी एनर्जी आप लोगों के पास 10 किलो जूल है और इसमें दो मॉलिक्यूल है, तो टोटल एनर्जी कितनी आएगी? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन दिस एनर्जी लेवल 2 मल्टीप्लाई विद टोटल एनर्जी ऑफ दिस एनर्जी लेवल 10, 2 मल्टीप्लाई विद 10, हमारे पास आ गई 20 किलो जूल। सपोज इसकी एनर्जी आप लोगों के पास 20 किलो जूल या 15 किलो जूल, और इसमें तीन मॉलिक्यूल है। सपोज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 3 मल्टीप्लाई एनर्जी इन दिस लेवल इज 15, तो 15 मल्टीप्लाई विद 3 45, 20 प्लस 45। तो इस तरह आप लोग किसी एनर्जी लेवल में कितने मॉलिक्यूल हैं मल्टीप्लाइड बाय उस एनर्जी लेवल की एनर्जी कितनी है, तो आप इन तमाम का फिर सम कर लें। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मल्टीप्लाई बाय एनर्जी ऑफ दिस लेवल प्लस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन दिस लेवल
multiplied by energy of this level plus number of molecule in this level multiplied by energy of this level, number of molecule plus number of molecule in this energy level plus energy of this energy level। तो ये आप लोग इसको सम कर लेंगे तो ये आप लोगों के पास टोटल एनर्जी इस तरह आ जाएगी और आप लोगों के पास टोटल नंबर। अब आप लोगों के पास टोटल एनर्जी कैसे आती है, टोटल मॉलिक्यूल कैसे आते हैं, टोटल मॉलिक्यूल आते हैं हमारे पास तमाम मॉलिक्यूल, पहले एनर्जी लेवल में मॉलिक्यूल प्लस दूसरे एनर्जी लेवल में मॉलिक्यूल प्लस तीसरे एनर्जी लेवल में मॉलिक्यूल, उन तमाम को आप लोग उन तमाम का क्या कर दें, आप उन तमाम का सम कर दें आप लोग। और उसके बाद टोटल एनर्जी निकालने का क्या तरीका है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन एन एनर्जी लेवल मल्टीप्लाइड बाय एनर्जी ऑफ दैट लेवल। सपोज मैं आप लोगों को कह रहा हूँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन फर्स्ट एनर्जी लेवल मल्टीप्लाइड बाय एनर्जी ऑफ फर्स्ट एनर्जी लेवल प्लस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ इन सेकंड एनर्जी लेवल मल्टीप्लाइड एनर्जी ऑफ सेकंड एनर्जी लेवल। आप लोग किसी एनर्जी लेवल में जितने मॉलिक्यूल हों उसको उस एनर्जी लेवल की एनर्जी से मल्टीप्लाई करो, तमाम का सम दे दें, ये हमारे आप लोगों के पास एनर्जी आ गई। उसके बाद आप लोगों के पास टोटल पॉसिबल थर्मोडायनामिक जो माइक्रो स्टेट आती हैं वो किस तरह आती है, वो आप हम लोगों ने भी पीछे देखा है। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय हर एनर्जी लेवल में कितने मॉलिक्यूल हैं, ये टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट आएंगे। सपोज आप लोगों के पास 50 मॉलिक्यूल है और पहले एनर्जी लेवल में 30 मॉलिक्यूल हैं, दूसरे में 15 हैं, तीसरे में 5 हैं, तो आप लोग कैसे टोटल माइक्रोस्टेट निकालेंगे। 50 टोटल मॉलिक्यूल हैं, 50 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय पहले में 30 हैं, 30 फैक्टोरियल, दूसरे एनर्जी लेवल में 15 हैं, 15 का फैक्टोरियल, तीसरे एनर्जी लेवल में 10 हैं, 10 का फैक्टोरियल। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट आ जाएंगे इस केस में, जब पहले में 30 मॉलिक्यूल हूँ, दूसरे में 15 हूँ और तीसरे में 10 हूँ। मैं आप लोगों के सामने ये रखना चाहता हूँ, सपोज आप लोगों के पास 50 मॉलिक्यूल टोटल है और 50 में से पहले एनर्जी लेवल में सपोज आप लोगों के पास 30 मॉलिक्यूल है, जाहिर है आप यहाँ आप लोगों के पास जो एनर्जी स्टेट्स आएंगी वो 30 आएंगी, ये 40 भी हो सकती हैं, 40 में से 30 के अंदर मॉलिक्यूल हो सकते हैं। दूसरे एनर्जी लेवल में सपोज पहले एनर्जी लेवल में आपके पास 30 मॉलिक्यूल है, दूसरे एनर्जी लेवल में 15 है, तीसरे एनर्जी लेवल में 5 है, टोटल 50 होगा। तो आप लोग टोटल अरेंजमेंट्स जो हैं ये टोटल माइक्रोस्टेट कैसे निकालेंगे उसका तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आप लोगों के पास 50 का फैक्टोरियल है डिवाइडेड बाय यहाँ 30 का फैक्टोरियल, 15 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट आ गए। उसके बाद आप लोग इसका नेचुरल लॉग लें दोनों साइडों पे, जब नेचुरल लॉग लेंगे तो नेचुरल लॉग जाहिर है ऊपर वाले का नेचुरल लॉग, इसको कैपिटल एन समझें आप, ऊपर वाले का नेचुरल लॉग डिवाइडेड बाय जो नीचे है इन सब का नेचुरल लॉग, लेकिन माइनस की साइन आएगी बीच में, ये माइनस है और नीचे वाले का, तो ये क्या बना नेचुरल लॉग ऑफ एन फैक्टोरियल माइनस ये आप लोगों के पास n0 n1 n2 तमाम का फैक्टोरियल है, तो आपके पास बनेगा नेचुरल लॉग ऑफ, यहाँ आप लोगों के पास बनेगा स्मॉल n, नेचुरल लॉग ऑफ स्मॉल n i फैक्टोरियल, n i मीन n0, नेचुरल लॉग ऑफ n0 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ n1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ n2 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ n3, ये तमाम का आप लोगों के पास बन जाएगा। उसके बाद आप लोगों को पता है स्टर्लिंग अप्रॉक्सीमेशन अप्लाई करें, नेचुरल लॉग ऑफ n फैक्टोरियल क्या होता है, ये होता है n log n माइनस n, और इस पे भी आप लोग अप्लाई करेंगे, इस पे भी आप लोग स्टर्लिंग अप्रॉक्सीमेशन अप्लाई करेंगे। इस पे आप लोग स्टर्लिंग अप्रॉक्सीमेशन अप्लाई कैसे करेंगे, वो इस तरह करेंगे कि आप लोगों के पास समेशन नेचुरल लॉग ऑफ n i फैक्टोरियल है, तो आप लोग ये जो अंदर फैक्टोरियल इस पे आप लोग अगर अप्लाई करें तो आप लोग कैसे कर सकते हैं, आप लोग करते हैं n i नेचुरल लॉग ऑफ n i माइनस n i, और फिर आप लोग क्या करेंगे, आप लोग समेशन अंदर मल्टीप्लाई कर दें, इसके साथ समेशन आएगी, इसके साथ समेशन, और तमाम मॉलिक्यूलों का जो सम है क्योंकि वो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैपिटल n है, तो ये अब ये वैल्यू जो है समेशन नेचुरल लॉग ऑफ n i और नेचुरल लॉग ऑफ n फैक्टोरियल, इसको आप लोग इक्वेशन 2 में आप लोग पुट कर दें। इसको आप लोगों ने उसमें पुट किया, n नेचुरल लॉग ऑफ n माइनस n माइनस समेशन n i नेचुरल लॉग ऑफ n i प्लस n, ये पुट किया, प्लस n माइनस n से कटा तो आप लोगों के पास ये आ गया। अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि
अगर आप लोग पहले हम लोगों ने मैक्सवेल लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज जो है वो किया है, उसको अगर मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे ड्रा करूँ, यहाँ पे आप लोगों के पास जो होते हैं वो आप लोगों के पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, और यहाँ पे आप लोगों के पास नेचुरल लॉग ऑफ डब्ल्यू है कि हर एनर्जी लेवल में मॉलिक्यूल किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो याद रखें, जो आप लोगों के पास ग्राफ आएगा वो इस तरह का आएगा, इस तरह का आप लोगों को ग्राफ आता है। जैसे आप लोगों को पता है मैक्सवेल लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज का ग्राफ आया था कि सबसे कम एनर्जी वाले मॉलिक्यूल भी बहुत कम होते हैं, सबसे ज्यादा एनर्जी वाले मॉलिक्यूल भी बहुत कम होते हैं, ज्यादातर मॉलिक्यूल की एनर्जी एक खास रेंज में होती है। इसी तरह जो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट हैं, आप लोग देख चुके हैं मुख्तलिफ एग्जाम्पल में, हमने क्वाइन वाली एग्जाम्पल की थी, उसमें नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट क्या थी, यानी डब्ल्यू क्या था। पहली वो डब्ल्यू की वैल्यूज ये आई थी कि चारों के चारों हेड हूं, एक चांस है, तीन हेड हूं और एक टेल हो, उसके चांसेस कितने हैं, उसके चांसेस 4 थे। 4 तरह की माइक्रोस्टेट उसमें थी, दो हेड दो टेल, 6 चांसेस थे। उसके बाद आप लोगों के पास, यानी पहले बॉक्स में सपोज आप लोगों के पास 4 जो पार्टिकल हैं और उनको 2 बॉक्सेस में रिप्लेस करना है, 4 पार्टिकल को 2 बॉक्सेस में रिप्लेस करना है, 4 बॉक्सेस को 2 पार्टिकल में। तो पहले में ही 4 आए, दूसरे में 0 आए, उसके आप लोगों के पास एक ही चांस है। पहले में 3 आए और दूसरे में 1 आए, पहले में 3 आए और दूसरे में 1 आए, उसकी आप लोगों के पास प्रोबेबिलिटी कितनी है, 4। पहले में 2 आए और दूसरे में भी 2 है, 2 आए, उसकी प्रोबेबिलिटी आप लोगों के पास कितनी है, उसकी 6 है। फिर पहले में 1 आए और दूसरे में 3 आए, पहले में 1 और दूसरे में 3, उसकी प्रोबेबिलिटी भी आप लोगों के पास कितनी है, 4 है। उसके बाद पहले में 0 आए और चारों के चारों दूसरे में आए, उसकी प्रोबेबिलिटी आप लोगों के पास क्या है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 है। अब अगर आप लोग इसको ड्रा करें, इसको अगर आप ड्रा करें तो ये देखिए पहले वैल्यू बढ़ती जा रही है फिर कम होती जा रही है, इस तरह का आप बेशक इसका नेचुरल लॉग ले लें। जाहिर है जब आप लोग नेचुरल लॉग डब्ल्यू कैलकुलेट करेंगे, नेचुरल लॉग ऑफ डब्ल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं। तो ये इस तरह है कि नेचुरल लॉग ऑफ डब्ल्यू जो है वो आप लोगों के पास बढ़ता जा रहा है। आप याद रखें जहां पे मैक्सिमम आता है, आप लोगों ने कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा और कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमा पढ़ा है, यहाँ पे जो स्लोप है उसकी वैल्यू 0 होती है। तो स्लोप क्या है, स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है dy ओवर dx। अगर आप लोग ये ग्राफ ड्रा कर रहे हैं नेचुरल ऑफ w का और n का, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का, आप लोग ग्राफ ड्रा कर रहे हैं नेचुरल लॉग w के साथ, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है d नेचुरल लॉग ऑफ w y एक्सिस की क्वांटिटी इनटू dn। आप लोगों के पास ये जो इसके ऊपर जब मैक्सिमम होता है तो इसके ऊपर आप लोगों के पास फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू 0 होती है, मैक्सिमम पे फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू 0 होती है। तो यही कॉन्सेप्ट मैक्सिमा और मिनिमा का हम अप्लाई करेंगे। मैक्सिमम के ऊपर जो स्लोप है उसकी वैल्यू 0 होती है, यहाँ से स्लोप यहाँ तक बढ़ता जाता है, फिर स्लोप कम होता जाता है, यहाँ स्लोप की वैल्यू इंक्रीज करती जाती है, स्लोप की वैल्यू प्लस में होती है, यहाँ स्लोप की वैल्यू डिक्रीज करती जाती है, यहाँ स्लोप की वैल्यू माइनस होती है। तो कोई पॉइंट तो ऐसा आता है ना जब स्लोप बढ़ता जा रहा हो और फिर स्लोप कम होता जा रहा हो, तो कोई वैल्यू ऐसी आती है जहाँ स्लोप 0 हो जाता है। ये जो वैल्यू है जो मैक्सिमम है जहाँ पे स्लोप 0 हो जाता है, इसको हम लोग कहते हैं कि ये आप लोगों के पास मैक्सिमम पॉइंट है। आप लोगों को जो लेक्चर मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम का दिया है वो लेक्चर आप लोग सुनेंगे तो आपको सारी बात जो है वो क्लियर हो जाएगी। यहाँ लाइन ऊपर जा रही, स्लोप बढ़ रहा है, लाइन नीचे आ रही, स्लोप कम हो रहा है, तो इसका मतलब है पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, तो किसी पॉइंट तो 0 भी हुआ होगा, वो ये मैक्सिमम पॉइंट जिस पे 0 हुआ है। मैक्सिमम के ऊपर ये जो आप लोगों के पास साइन है, ये चेंज की साइन है, चेंज इन नेचुरल लॉग ऑफ डब्ल्यू जो है वो 0 है। मैक्सिमम पे चेंज इन नेचुरल लॉग ऑफ डब्ल्यू जो है वो 0 है। अगर हम लोग मैक्सिमम की इसकी वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं कहाँ पे मैक्सिमम है, तो हम लोग क्या करेंगे, डेल नेचुरल लॉग ऑफ डब्ल्यू जो है वो 0 है। आप क्या करें, आप लोग इसका, तो अभी तो ये नेचुरल लॉग है ना,
आप इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करें। आप इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारे पास, जब इस इक्वेशन को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, इक्वेशन 3 को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, इक्वेशन 3 को डिफरेंशिएट करके जो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो क्या है, वो मैं आप लोगों को डिफरेंशिएट करना सिखाता हूँ। आप लोग याद रखें, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आप लोगों के पास जो हैं उनकी तादाद कांस्टेंट है। क्या उनकी तादाद में चेंज आएगा? उनकी तादाद के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। जब डिफरेंशियल क्या होता है? चेंज होता है। जब हम इसको डिफरेंशिएट करने की कोशिश करेंगे तो ये जो फैक्टर हमारे पास है ये हमारे पास जीरो हो जाता है। ये जीरो क्यों होता है? क्योंकि जब हम फाइंड करना चाहते हैं कि चेंज कितना आया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कांस्टेंट होते हैं, इस वजह से इस क्वांटिटी के अंदर तो कोई चेंज नहीं आता। याद रखें, इस क्वांटिटी के अंदर कोई चेंज नहीं आता क्योंकि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कांस्टेंट है। उसके बाद इसको डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट करने का आप लोगों के पास जो तरीका है, डिफरेंशिएट करने का तरीका क्या होता है? डिफरेंशिएट का तरीका ये होता है, ये दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है। ये क्या होगा? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के हिसाब से। जो भी मैंने आप लोगों को ग्राफ बना के दिया है वो ग्राफ किस चीज का था? वो ग्राफ था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का नेचुरल लॉग ऑफ डब्ल्यू से। और अगर हम इसका स्लोप फाइंड करना चाहते हैं, हमारे पास क्या आना चाहिए? हमारे पास आना चाहिए डिफरेंशियल ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ डब्ल्यू इंटू डिफरेंशियल ऑफ नेचुरल एन। हम इसको एन आई के हिसाब से डिफरेंशिएट करेंगे इसको, क्योंकि ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशियल तो जीरो आ गया। इसको कैसे करेंगे? एन आई के हिसाब से। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एन आई इसी तरह आ गया प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन नेचुरल लॉग ऑफ एन आई का डेरिवेटिव लेंगे, वो क्या बनेगा? 1 ओवर एन आई। नेचुरल लॉग ऑफ एक्स क्या होता है? 1 ओवर एक्स, ये होता है। प्लस सेकंड फंक्शन आप लोगों के पास एज इट इज नेचुरल लॉग ऑफ एन आई इसी तरह आ गया, और आप लोगों के पास डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो आपको पता है इसका डेरिवेटिव 1 होता है, या दूसरे लफ्जों में हम लोग इसका डेरिवेटिव डी एन आई भी बोलते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एन आई एज इट इज आ गया, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन नेचुरल लॉग ऑफ एन आई का डेरिवेटिव 1 ओवर एन आई। और फिर क्या है आप लोगों के पास? सेकंड फंक्शन एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट नेचुरल लॉग ऑफ एन आई एज इट इज। क्योंकि एन आई के हिसाब से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, एन आई जिसके हिसाब से डिफरेंशिएट कर रहे हैं उसका अपना डिफरेंशियल 1 होता है। और साथ अब ये हमारे पास क्या चीज आई है? ये जो हमारे पास आया है ये क्या चीज आई है? यानी यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। डेरिवेटिव ऑफ सेकंड मीन 1 ओवर एन आई प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज नेचुरल लॉग ऑफ एन आई, ये एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट मीन ये हमारे पास आप लोगों के पास ये जो चीज आई है ये क्या आई है? ये आप लोगों के पास आया है कि आपने इसको डिफरेंशिएट किया है डी नेचुरल लॉग ऑफ डब्ल्यू डिवाइडेड बाई डी एन आई इससे। अब डी एन आई जो है इसको दूसरी तरफ लेकर चले जाए तो ये सारों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। डी नेचुरल लॉग ऑफ डब्ल्यू किसके इक्वल बना? डी नेचुरल लॉग ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल टू एन आई multiplied with 1 over ni plus नेचुरल लॉग ऑफ ni, इसको मल्टीप्लाई किसके साथ किया? डी एन आई से। ये एन आई से कैंसिल, यहाँ 1 आ गया। नेक्स्ट पेज पे डिफरेंशियल लिया हुआ है, मैं आप लोगों को बता रहा था। नेक्स्ट पेज पे ये डिफरेंशियल जो है वो लिया वो भी है, ये आप लोग देख सकते हैं। क्योंकि जो कैपिटल एन कांस्टेंट है इसके हिसाब से जो डेरिवेटिव वो जीरो आएगा। बाकी ये फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन नेचुरल लॉग ऑफ एन आई का 1 ओवर एन आई प्लस नेचुरल सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। यहाँ डायरेक्ट हो, चूंकि ये जो चीज़ है ये जीरो की इक्वल है तो यहाँ आप लोगों के पास जो है वो जीरो आ गया। ये माइनस भी दूसरी, क्योंकि ये इसकी मैंने कहा ना मैक्सिमम पॉइंट की वैल्यू जीरो होती है, तो ये माइनस जो है वो जीरो के साथ मल्टीप्लाई हो गया, जीरो हो गया। ये माइनस भी इधर आ गया, जीरो हो गया। बाकी ये चीज़ बनी एन आई से कैंसिल, ये चीज बन गई डेल्टा एन आई, आप लोग इसमें से कॉमन लें 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एन आई आ गया।
ये इज इक्वल टू 0। 0 कहाँ से आया है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो समेशन बाहर निकाल के बाकी का डेरिवेटिव लेना है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एन आई एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन नेचुरल लॉग ऑफ एन आई का डेरिवेटिव क्या होता है 1 ओवर एन आई, क्योंकि जिसके हिसाब से डेरिवेटिव ले रहे हैं वो डेल एन आई भी यहाँ पे आ जाएंगे, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, एन आई का डेरिवेटिव 1 होता है 1 इंटू, क्योंकि इसके हिसाब से डेरिवेटिव ले रहे हैं ये आ गया आप लोगों के पास डेल एन आई कॉमन ले लें 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एन आई। ये जो मैं आप लोगों को बता रहा था ना असल में ये वही बात थी कि डी नेचुरल लॉग ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल टू किसकी इक्वल आया था और डिवाइडेड बाई डी एन आई, ये आप लोगों के पास जो आया था किसके बराबर आया था 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एन आई, ये इसके बराबर आया, इसके बराबर आया। और फिर मैंने आप लोगों को कहा है कि इसको आप दूसरी साइड पे लेके चले जाएं, ये क्या बना 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एन आई और यहाँ पे आप लोगों के पास डी एन आई बना, और यहाँ पे ये भी एक तरीका है कि आप ये वैल्यू जो आपने 0 पुट की है इसको बाद में 0 पुट करें, पहले आप डेरिवेटिव ले लें डी नेचुरल लॉग ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल टू 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एन आई इंटू डी एन आई, आप इसको 0 पुट करें तो आपके पास एंड पे फिर वही वैल्यू आ गई। अब आप लोग देखें नेक्स्ट, अब आप लोगों को पता है अब ये इक्वेशन आप लोगों के पास एक आ गई है। अब आप लोगों को पता है कि ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो हैं वो एन आई ए कांस्टेंट है, आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो उसका आंसर 0 आएगा। टोटल एनर्जी कितनी है, किसी एनर्जी लेवल में जितने मॉलिक्यूल हैं मल्टीप्लाइड भी उस एनर्जी लेवल की एनर्जी कितनी, उसको मल्टीप्लाई करें और हर एक को सम करें। एक्सक्यूज मी, सपोज आप लोगों के पास 0 एनर्जी लेवल में या फर्स्ट एनर्जी लेवल में आपके पास 2 मॉलिक्यूल्स हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई और उसकी एनर्जी कितनी है फर्स्ट की वो, प्लस सेकंड एनर्जी लेवल में 10 मॉलिक्यूल 10 मल्टीप्लाइड बाई सेकंड एनर्जी लेवल की एनर्जी कितनी है। इसी तरह किसी एनर्जी लेवल में जितने मॉलिक्यूल हैं उसको मल्टीप्लाई करें उस एनर्जी लेवल की एनर्जी से और उनको सम करते हैं, ये आ गया। और उसके बाद आप लोग, क्योंकि ये भी एनर्जी भी टोटल एनर्जी भी कांस्टेंट है, क्योंकि टोटल एनर्जी भी कांस्टेंट है, क्योंकि टोटल एनर्जी भी आप लोगों के पास कांस्टेंट है, टोटल एनर्जी भी आप लोगों के पास कांस्टेंट है, तो उसका भी जब डेरिवेटिव लेंगे वो 0 आएगा। अब करना ये है जो ऊपर हम लोगों ने किया है, हम लोग ये करेंगे कि इसको अल्फा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसको, और इसको बीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इनको इक्वेशन जो ऊपर हमने की उसमें ऐड कर देंगे। ऊपर इक्वेशन हमने कौन सी की है, ये इक्वेशन जो है इसमें हम लोग क्या करेंगे अल्फा मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा एन आई प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाई एप्सिलॉन आई डेल्टा एन आई, इसको आप लोग ऐड कर दें उस इक्वेशन में, इज इक्वल टू 0 आ गया। आप लोगों के पास डेल्टा एन आई इन सब में से कॉमन आया, आप लोगों के पास क्या बना अल्फा डैश प्लस एप्सिलॉन एन आई और बीटा बना। उसके बाद फिर आगे चलें आप लोग, आगे चलें इसमें आप लोग ये देखें आप लोगों के पास 1 प्लस अल्फा डैश, ये 1 प्लस ये भी आप लोगों के पास एक कांस्टेंट है 1 प्लस अल्फा डैश, ये एक कांस्टेंट है, इसको अल्फा कांस्टेंट से रिप्लेस कर दें। अब आप लोगों के पास 1 प्लस अल्फा डैश को एक अल्फा कांस्टेंट से रिप्लेस कर दिया, बाकी आप लोगों के पास क्या बना नेचुरल लॉग ऑफ एन आई प्लस एप्सिलॉन एन आई बीटा, ये आप लोगों के पास बना। तो अब ये आ गया आप लोगों के पास। उसके बाद जब ये आया उसके बाद डेल्टा एन आई जो है वो, अब ये जो है एज द वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर सो दैट द इक्वेशन फोर्थ इज होल्ड गुड टू ईच टर्म इन द समेशन। अब इसमें डिफरेंट टर्म है, ये पहले एनर्जी लेवल की है, पहले एनर्जी लेवल में कितने मॉलिक्यूल हैं, पहले एनर्जी लेवल की एनर्जी कितनी है, दूसरे एनर्जी लेवल में कितने मॉलिक्यूल हैं, दूसरे एनर्जी लेवल की एनर्जी कितनी है। अब चूंकि ये इसका सम करना है, इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब ये है कि पहले एनर्जी लेवल के लिए ये टर्म क्या होगी नेचुरल लॉग ऑफ एन 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा एप्सिलॉन 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एन 2 प्लस अल्फा प्लस बीटा एप्सिलॉन 2 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एन 3 प्लस अल्फा प्लस बीटा एप्सिलॉन 3। अब इन तमाम
का सम इज इक्वल टू, उसमें जो चेंज आएगा वो 0 आएगा। अब हर, क्योंकि अब ये हर टर्म दूसरे से इंडिपेंडेंट है, तो इसका मतलब है हर टर्म 0 आएगी। तो आप लोग ये इसको 0 के पुट करें। नेचुरल लॉग ऑफ एन आई किसकी इक्वल आया, माइनस एल्फा। अब ये एक एनर्जी लेवल की टर्म है, चाहे पहले की है चाहे दूसरे की है प्लस तीसरे की। अब समेशन नहीं है बीच में, समेशन नहीं है, क्योंकि हमने शुरू में कहा था कि हर टर्म दूसरे की इंडिपेंडेंट है। अब नेचुरल लॉग ऑफ एन आई, ये चीज दूसरी साइड पे जाके माइनस हो गई। अब दोनों साइडों पे आप लोग एंटी लॉग ले लें, एन आई इज इक्वल टू ई रेज्ड पावर अल्फा प्लस बीटा ई आई। अब बड़ी ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे रिजल्ट हमारे पास निकला है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकला है। किसी भी एनर्जी लेवल के अंदर जो आप लोगों के पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, वो आप लोगों के पास डिपेंड करते हैं उसकी एनर्जी पे। ये माइनस की साइन है, ये शो करती है कि एनर्जी बढ़ने के साथ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में एक्सपोनेंशियल डिक्रीज आता है। किसी भी एनर्जी लेवल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स की तादाद है वो इतनी ज्यादा होगी एनर्जी जितनी कम होगी। किसी भी एनर्जी लेवल में मॉलिक्यूल्स की तादाद इतनी कम होगी एनर्जी जितनी ज्यादा होगी। ये एक्सपोनेंशियल डिक्रीज आता है। ये मैं आप लोगों को शुरू में बता रहा था ना कि दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि किसी एनर्जी लेवल के अंदर कितने मॉलिक्यूल होंगे। पहला फैक्टर आप लोगों के पास क्या है, पहला फैक्टर आप लोगों के पास है डीजेनरेसी। डीजेनरेसी जितनी ज्यादा होगी, यानी किसी एनर्जी लेवल के अंदर एनर्जी स्टेट्स, डीजेनरेट एनर्जी स्टेट जितनी ज्यादा होंगी उसमें इतने मॉलिक्यूल आएंगे। दूसरा डिपेंड करता है एनर्जी के ऊपर। किसी एनर्जी लेवल की एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उस मॉलिक्यूल्स की तादाद इतनी कम होगी। जो जो एनर्जी बढ़ती जाएगी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल उस एनर्जी लेवल के अंदर क्या होते जाएंगे, वो कम होते जाएंगे उस एनर्जी लेवल के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अब आप लोगों ने भी देख लिया है कि आप लोगों के पास एन आई जो है वो किस किस की इक्वल है। आप इसको थोड़ा और तोड़ें क्योंकि इसमें अल्फा इन्वॉल्व हो रहा है। हम क्या करेंगे, ई रेस्ट पर माइनस अल्फा इंटू ई रेस्ट पर बीटा आई। आप लोगों को पता है ना, आप लोगों के पास ई रेस्ट पर एक्स प्लस वाई हो, आप लोग उसको कैसे लिख सकते हैं, आप उसको लिख सकते हैं ई रेस्ट पर एक्स इंटू ई रेस्ट पर वाई। जब आप लोगों के पास बेस एक जैसे हों और बेस एक जैसे हों, उनकी पावर आपस में ऐड हो जाती है और मल्टीप्लाई हो रही है। दो टर्म मल्टीप्लाई हो रही हूँ और उनके बेस एक जैसे हों तो उनकी पावर ऐड हो जाती है, या पावर ऐड हो रही है तो हम उनको सेपरेट भी लिख सकते हैं। तो ये बन गया ई रेस्ट पर माइनस एल्फा और ई रेस्ट पर, यानी अगर हम तोड़े तो दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं, ई रेस्ट पर माइनस एल्फा इंटू ई रेस्ट पर माइनस बीटा एप्सिलॉन आई। एप्सिलॉन आई, ये इसका हम तोड़ भी सकते हैं। हमने इस टर्म को तोड़ा हमने इसलिए क्योंकि ये जो टर्म है ये हमें एग्जैक्टली ये नहीं बता रही थी कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किसी एनर्जी लेवल के अंदर हैं वो सिर्फ एनर्जी पर डिपेंड नहीं, वो साथ अल्फा भी ऐड हो रहा था। हम सिर्फ इसके ऊपर डिपेंडेंट देखना चाहते हैं, एनर्जी के ऊपर, तो इसलिए मैंने आप लोगों से ये कहा। अब ये हमने तोड़ दिया इस टर्म को। अब आप लोगों को पता है कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो एन आई है। आप लोग समेशन ले लें, इधर समेशन ली ना आप लोगों ने, तो समेशन एन आई इज इक्वल टू, अब इस पे समेशन अप्लाई नहीं हो सकती क्योंकि इसमें कोई वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल कौन कौन से हैं, एनर्जी है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, क्योंकि हर एनर्जी लेवल में मॉलिक्यूल की तादाद डिफरेंट है। या एनर्जी को सम करेंगे या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को सम करेंगे। तो आप समेशन ले लें, इस टर्म का समेशन आ गया। आप लोगों के पास टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो n है, आप e रेज्ड पर माइनस अल्फा इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे ये e रेज्ड पर माइनस अल्फा दरअसल कौन सा फैक्टर है, ये कौन सा फैक्टर था। तो अब अगर आप लोग ये फैक्टर फाइंड करना चाहते हैं e रेज्ड पर माइनस अल्फा, तो ये फैक्टर हमारे पास था टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं डिवाइडेड बाई ई रेज्ड पावर माइनस बीटा इंटू एनर्जी ऑफ एनी लेवल, हर लेवल की एनर्जी। अब मैं आप लोगों के सामने एक बार फिर मैं आप लोगों के सामने ये रखना चाहता हूँ कि इसका मतलब क्या है। दोबारा मुझे ये आप लोगों के सामने करना पड़ेगा। मैं अगर आपसे कहना चाहता हूँ कि ई रेज्ड पावर माइनस अल्फा क्या है,
सपोज आप लोगों के पास 50 मालिक्यूल है, आप लोग क्या करेंगे, 50 मालिक्यूल ऊपर आ गए, ये n की जगह 50 आ गया, 50 आ गया n की जगह। दूसरा e रेज़ पर माइनस बीटा ई आई, ये क्या है, ये है इस लेवल की एनर्जी। तो हम क्या करेंगे, e रेज़ पर माइनस बीटा नंबर ऑफ मालिक्यूल इन दिस एनर्जी लेवल प्लस, यानी हम हर एनर्जी लेवल के लिए इस फैक्टर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ई रेज़ पर माइनस बीटा ई आई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे हर एनर्जी लेवल की। इसके लिए कैसे कैलकुलेट किया, ई रेज़ पर माइनस बीटा ई आई, इसकी एनर्जी पुट कर दी, प्लस इसके लिए कैलकुलेट करेंगे ई रेज़ पर माइनस बीटा ई टू, इसकी वैल्यू पुट कर दी, प्लस ई रेज़ पर माइनस बीटा ई थ्री। तो हम लोग इन तमाम एनर्जी लेवल के लिए ये फैक्टर कैलकुलेट करेंगे। इन तमाम एनर्जी लेवल के लिए कौन सा फैक्टर कैलकुलेट करेंगे, कौन सा फैक्टर कैलकुलेट करेंगे, ई रेज़ पर माइनस बीटा ई आई, इन तमाम के लिए कैलकुलेट करेंगे और उसका सम कर देंगे। तो हमारे पास ई रेज़ पर माइनस अल्फा जो है वो क्या है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं डिवाइडेड बाई हर एनर्जी लेवल का ई रेज़ पर माइनस बीटा एप्सिलॉन आई फैक्टर कैलकुलेट करके उनको सम कर दें, तमाम मॉलिक्यूल के लिए सम कर दें उसको। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी ये क्या चीज है। ये जाहिर है ये कांस्टेंट होगा क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी कांस्टेंट हैं और एनर्जी जो है वो टोटल कांस्टेंट है, तो जब हम इसको पुट करेंगे ये हमारे पास कांस्टेंट होगा। अभी बीटा के बारे में फैसला होना बाकी है कि बीटा क्या है। जो बीटा है ये आपके पास बोल्ट्जमैन फैक्टर टाइम्स टेम्परेचर है, रेसिप्रोकल ऑफ बोल्ट्जमैन फैक्टर टाइम टेम्परेचर। ये बोल्ट्जमैन फैक्टर भी आप लोगों के पास जो है वो आप लोगों को पता है वो कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन फैक्टर की खास वैल्यू है। तो किसी भी टेम्परेचर के ऊपर एनर्जी लेवल की एनर्जी भी वो आप लोगों के पास कांस्टेंट होती है। अब ये जो वैल्यू ई रेज़्ड पर माइनस अल्फा की वैल्यू है वो यहाँ आप लोग पुट करेंगे इसकी जगह पे, इसकी जगह पुट करें आप लोग। जब आप लोग इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो वो वैल्यू आप लोगों के पास क्या आएगी, यहाँ पे आप लोग वैल्यू पुट करें इसकी ई रेज़्ड पर माइनस अल्फा की, एन ओवर ई ये समेशन ई रेज़्ड पर माइनस बीटा आई, ये वैल्यू पुट की तो आप लोगों के पास यहाँ पे आया। लेकिन इसमें एक ये वैल्यू पुट करना, ये पुट नहीं हुई, ये वैल्यू भी आप लोगों को साथ पुट करना पड़ेगी, ये मिसिंग है क्योंकि ये तो आप लोगों ने सिर्फ ई रेज़्ड पर अल्फा की जगह पे वैल्यू पुट की है, ई रेज़्ड पर, और दूसरी वैल्यू तो साथ बाकी है ई रेज़्ड पर माइनस बीटा एप्सिलॉन आई, ये वैल्यू बाकी है, ये पुट की। क्योंकि आपको पता है एन आई किसकी इक्वल था, एन आई इक्वल था ई रेज़्ड पर माइनस अल्फा के इनटू ई रेज़्ड पर माइनस बीटा एप्सिलॉन आई की इक्वल थी। तो यहाँ पे आप लोगों को ई रेज़्ड पर माइनस अल्फा क्या था, वो था टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ ई रेज़्ड पर माइनस बीटा एप्सिलॉन आई इनटू ई रेज़्ड पर माइनस बीटा एप्सिलॉन आई। अब ये आप लोगों के पास है। अब इसको, इसका मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ये है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन एनी एनर्जी लेवल, याद रखिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन एनी एनर्जी लेवल, ये है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं डिवाइडेड बाय ई रेज़्ड पर माइनस बीटा ई आई, इसका सम तमाम एनर्जी लेवल के लिए मल्टीप्लाइड बाई किसी खास एनर्जी लेवल के लिए बोल्ट्जमैन फैक्टर की वैल्यू क्या है। याद रखें इसको बोल्ट्जमैन फैक्टर कहते हैं, इसको बोल्ट्जमैन फैक्टर कहते हैं। मैं आप लोगों के सामने दोबारा दिखाना चाहता हूँ, मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि आप लोग वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे एन आई। एन आई क्या है, याद रखें एन आई है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन एनी एनर्जी लेवल। ये फाइंड करने का तरीका ये है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं 50 है सपोज, वो डिवाइडेड बाय हर एनर्जी लेवल के लिए बोल्ट्जमैन फैक्टर और फिर उनका सम इनटू उस लेवल का बोल्ट्जमैन फैक्टर जिसमें आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मालूम करना चाहते हैं। सपोज आप इसके अंदर बोल्ट्जमैन फैक्टर, इसके अंदर आप मालूम करना चाहते हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं 1 2 3 4, चौथे के अंदर आप मालूम करना चाहते हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं,
तो उसका तरीका क्या है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 50 डिवाइडेड बाय Boltzmann factor, sum of Boltzmann factor of all energy levels multiplied by Boltzmann factor for energy level 4. तो किसी भी एनर्जी लेवल के अंदर आप लोग कैसे मालूम करेंगे कि मॉलिक्यूल्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल divided by sum of Boltzmann factor of all molecules multiplied by Boltzmann factor of that molecule in which you want to calculate or predict the number of molecules. ये आप लोगों के पास है, इसकी ये सिग्निफिकेंस है। तो ये आप लोगों के पास आ गया। आप लोगों के पास बोल्ट्जमैन फैक्टर जो आप लोगों के पास बीटा कांस्टेंट 1 और के टी इक्वल होता है, ये वैल्यूज पुट कर दी। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन एनी एनर्जी लेवल इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय सम ऑफ बोल्ट्जमैन फैक्टर ऑफ ऑल एनर्जी लेवल मल्टीप्लाइड बाय बोल्ट्जमैन फैक्टर ऑफ दैट एनर्जी लेवल इन व्हिच यू वांट टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एंड यहाँ पे आप लोगों के पास मल्टीप्लाई, यहाँ डिवाइड हो गया। तो ये अब ये क्या चीज है, ये है out of total number of molecule in any energy level, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में से किसी एनर्जी लेवल के अंदर कितने मॉलिक्यूल हैं वो फाइंड करने का तरीका ये है, बोल्ट्जमैन फैक्टर फॉर दैट एनर्जी लेवल डिवाइडेड बाय सम ऑफ बोल्ट्जमैन फैक्टर ऑफ ऑल एनर्जी लेवल। ये इस तरह हम लोग मालूम करते हैं। अब उसके बाद एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक और चीज भी हमने शामिल कर ली है। आपको पता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन एनी एनर्जी लेवल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स इन दैट एनर्जी लेवल। किसी एनर्जी लेवल के अंदर जितनी ज्यादा एनर्जी स्टेट्स होंगी उसके अंदर मॉलिक्यूल्स की तादाद इतनी ज्यादा आएगी। तो इसी तरह आप लोगों के पास यहाँ भी ये आप लोगों के पास ये भी, यहाँ भी आप लोगों के पास वही चीज है, उसका हमने समेशन लिया, जी आई ऊपर भी लिया है और नीचे भी उसका समेशन ले लिया। ये जो टर्म नीचे आई है इसको हम लोग कहते हैं पार्टीशन फंक्शन। तो दोबारा मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये जी आई हमारे पास क्या चीज है, जी आई हमारे पास क्या चीज है, ये है नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स इन एनी एनर्जी लेवल। ये आप लोगों के पास एक एनर्जी लेवल है, इसके अंदर कितनी एनर्जी स्टेट्स हैं 2। अगर ये इस तरह हो तो ये हमारे पास 0 एनर्जी लेवल है, ये फर्स्ट एनर्जी लेवल कितनी स्टेट्स हैं 1 2 3 4 5 6। जितनी ज्यादा एनर्जी स्टेट्स होंगी ज़ाहिर वो इतनी ज्यादा मॉलिक्यूल को अकोमोडेट करेंगे। तो ये लिखा हुआ है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स इन एनी एनर्जी लेवल। किसी एनर्जी लेवल के एनर्जी स्टेट्स कितनी है। अब अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि अब हम लोग कैसे ये फाइंड करेंगे, अब इस फार्मूले की सिग्निफिकेंस क्या है, प्लीज ये आखिरी बात है, गौर से समझिएगा। इस फार्मूले की सिग्निफिकेंस क्या है, इस फार्मूले की सिग्निफिकेंस ये है, अगर आप लोग फाइंड करना चाहते हैं कि किसी भी एनर्जी लेवल के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो उसका तरीका ये है कि आप लोग टोटल नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स निकालें किसी एनर्जी लेवल के अंदर, इसकी एनर्जी स्टेट निकालें। सपोज आप लोग देखना चाहते हैं कि इस एनर्जी लेवल के अंदर मॉलिक्यूल्स की तादाद कितनी है, तो उसका तरीका ये है, इसके अंदर एनर्जी स्टेट्स कितनी है 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाइड बाय, इसके लिए बोल्ट्जमैन फैक्टर कितना है इस लेवल के लिए, वो है e रेज़्ड पावर माइनस E2 और kT, क्योंकि अब बोल्ट बीटा को 1 और kT से रिप्लेस कर दिया है। तो क्या है एनर्जी स्टेट इन दिस एनर्जी लेवल मल्टीप्लाइड बाय बोल्ट्जमैन फैक्टर ऑफ दिस एनर्जी लेवल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स जो इसमें है सारी एनर्जी स्टेट्स इनटू बोल्ट्जमैन फैक्टर ऑफ ऑल एनर्जी स्टेट्स, सम उनका ले लें। ये आप लोगों के पास इसकी सिग्निफिकेंस है और इसको हम कहते हैं बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल्स अमंग वेरियस एनर्जी लेवल। ओके जी, अल्लाह हाफिज।